चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका वेटेज ज्यादा नहीं है। यानी एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं है, मीन्स लोगों को लगता है इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। नो, अगर आपको चैप्टर 2 में टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, सिक्योरिटीज, फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इंट्रोडक्शन ही नहीं पता है, मीन्स बेसिक नहीं पता है, तो प्रॉब्लम होता है। तो ये जो वेटेज है उस पे ना जाके अपन इंट्रोडक्शन देखिए, केवल 4%, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप पहले से वो उन चीजों को जानते हैं, उन टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, उन टेक्निकल वर्ड्स को आप जानते हैं, बट एक रिवीजन भी हो जाएगा और मे भी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज जो होती है ना, वो ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है that show evidence of indebtedness and ownership interest in asset of in corporate entities। सिक्योरिटीज में क्या होती है? इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल रहता है। आज मैंने बाय किया, कल मैं। बॉन्ड्स, ये भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, ये भी बाय सेल आप जब चाहो कर सकते हो, जब चाहो एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स को कौन इशू करता है और इन सिक्योरिटीज को कौन इशू करता है? कंपनीज, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट्स। तो कंपनी जनरली इक्विटी शेयर्स इशूड करती है। इनको परचेस कौन करता है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जिसके पास पैसे होते हैं, हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, जिनके पास पैसे होते हैं। ठीक है। आज के टाइम में लोग उधार लेके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर वही होता है जिसके पास पैसा आइडल पड़ा हो, मीन्स उसके यूज का नहीं है वो पैसा, वो उधार लेके नहीं करते हैं। जैसा आज के टाइम में होता है ना, लोग लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। सिक्योरिटी ओनरशिप अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट। सिक्योरिटी ओनरशिप क्या होती है? अलाउ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को कन्वर्ट करती है उनकी सेविंग को फिनेंशियल असेट्स में, और वो फिनेंशियल असेट्स उनको रिटर्न प्रोवाइड करता है। सेविंग को, अपन सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अलग है। सेविंग को कन्वर्ट किया जाता है फिनेंशियल असेट्स में। ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है? सिक्योरिटी इशुएंस अलाउ बोरोवर टू रेज मनी एट अ कॉस्ट। सिक्योरिटी इशू करते हैं जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है? बोरोवर को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टर और इशूअर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मीन्स दोनों को जरूरत है। ठीक है। राइजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो अलाउ इन्वेस्टर टू ट्रांसफर देयर राइट इंटरेस्ट टू अदर विदाउट इम्पैक्ट द इशूअर्स। ठीक है। सिक्योरिटी ऑल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर इशूअर टू राइज मनी फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। जैसे इक्विटी में होता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स बाद आपको पैसे वापस करने हैं। जैसा बॉन्ड्स या बॉन्ड्स में होता है कि आपको विद इन अ लिमिट, टाइम लिमिट, आपको वो पैसे रिटर्न करने होते हैं इन्वेस्टर को विथ इंटरेस्ट। ठीक है। द इफिकेसी ऑफ सिक्योरिटी अलाउ मूवमेंट ऑफ कैपिटल टू अचीव थ्रू अ इफिशियंट सिक्योरिटी मार्केट। मार्केट अगर इफिशियंट है तभी आप उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इंडियन मार्केट है, इफिशियंट है, आप जब चाहो सिक्योरिटी को बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है। घर बैठे कहीं आप ट्रेवलिंग करने गए हैं या कहीं भी एक फोन कॉल से भी हो जाता है। तो वो इफिशियंट मार्केट है। ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट ब्रिंग टुगेदर। तो सिक्योरिटी मार्केट जैसे अपन देखते हैं ना कि बायर एंड सेलर दोनों होते हैं मार्केट में। तो दस क्रिएट लिक्विडिटी, मेक इट इजी टू बाय और सेल सिक्योरिटी एज क्लोज टू मार्केट प्राइस। लिक्विडिटी होने का क्या फायदा है कि आप जो मार्केट प्राइस में अवेलेबल है उस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है। तो फिनेंशियल मार्केट में कौन कौन होता है? पहला होता है इन्वेस्टर या प्रोवाइडर ऑफ फंड या बायर ऑफ सिक्योरिटीज, बोरोवर या सीकर ऑफ फंड या सेलर ऑफ सिक्योरिटीज। इंटरमीडियरीज में आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज।
रेगुलेटरी बॉडीज में सेबी भी आता है, गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, और आरबीआई भी होता है, यानी सब गवर्नमेंट बॉडीज जितनी है। अगर केवल अपने सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें तो सेबी है। तो रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है कि आपका पैसा मिसयूज ना हो, आपकी सिक्योरिटीज का तो मिसयूज नहीं हो रहा है, पर ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन एक आता है कि सिक्योरिटीज कहां से डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये क्वेश्चन आएगा ही आता है, मैक्सिमम टाइप पूछता है कि सिक्योरिटीज को कहां डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 2H ऑफ SCRA 1956, बहुत इजी क्वेश्चन। तो सिक्योरिटीज में क्या इंक्लूड है, शेयर, स्क्रैप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक्स, डेरिवेटिव, unit or any instrument issued by collective investment scheme, security receipt of clause ZG of section 2 सरफरासी एक्ट, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि सिक्योरिटीज में क्या इंक्लूड नहीं है, ऐसी पॉलिसीज जो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंश्योरेंस एंड रिटर्न दोनों प्रोवाइड करता है, उसे सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, या बोला जाए तो कंबाइंड बेनिफिट रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट बाय सच पर्सन, ठीक है, दोनों बेनिफिट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी और बेनिफिट रिस्क ऑन लाइफ ऑफ द पर्सन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच इज नॉट, ये क्वेश्चन आता है, या ऐसे सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट जिसको गवर्नमेंट बोल दिया कि ये सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटीज में काउंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट डिक्लेयर एज सिक्योरिटीज कब डिक्लेयर हुआ, 24 दिसंबर 2021 को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मीन इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट इशूड ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट ऑफ अंडरलाइन फिजिकल गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को आपने जमा किया, उसकी एक रिसिप्ट आपके पास है, ठीक है। और इसका रेगुलेशन किसके पास है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्शन 34, सेक्शन 31, ओके। तो ये याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट कॉल्ड सिक्योरिटीज, ओके। फिर प्रोडक्ट डेफिनेशंस, पहला आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन इशू करते हैं, कंपनी और इशूअर। इन्वेस्टर कौन होता है, एफपीआई, एफआईआई, डीआईआई, इंडिविजुअल। मीडियम, डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनी और सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन होता है, सेबी। इक्विटी शेयर्स में रेगुलेटर सेबी, ठीक है। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर्स, ओके। सेकंड होता है डिबेंचर्स, बॉन्ड, नोट, ठीक है। फ्रैक्शनल ओनरशिप इन बिजनेस इक्विटी शेयर्स, आप बिजनेस में थोड़ी सी ओनरशिप ले रहे हैं, ठीक है। डिबेंचर्स, बॉन्ड, नोट्स कौन इशू करता है, कंपनी, गवर्नमेंट, एसपीवी एंड अदर्स। इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। मीडियम हो गया इशूअर या स्टॉक एक्सचेंज, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में कब, जब लिस्टेड है। रेगुलेटर में देखिए आरबीआई भी है, सेबी भी है, और रेगुलेटर अंडर कंपनी है, ठीक है। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड क्या होते हैं, यहां से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आते हैं कि हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सर ये क्या है, ये इतने बार इतने क्वेश्चन आते हैं, सोचिए। तो डिबेंचर, बॉन्ड, नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म डेट। आपको लंबे समय के लिए डेप्ट उठाना है तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। डिबेंचर्स आर आइदर अनसिक्योर और सिक्योर। डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर में क्या होता है, कोलेटरल सपोर्ट होता है, तो वो सिक्योर होते हैं, ठीक है। देयर आर वैरायटी ऑफ डिबेंचर बॉन्ड सच एज फुल्ली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्सली कन्वर्टेबल। तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे एफसीडी, एनसीडी और पीसीडी, ठीक है। और इनका जो डिनोमिनेशन होता है वो डोमेस्टिक करेंसी में भी होता है और फॉरेन करेंसी में भी होता है। फुल्ली कन्वर्टेबल जो डिवेंचर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल्ली कन्वर्ट। आज आपने डिवेंचर इश्यू किया, लेकिन जिस टाइम में, एक टाइम बाउंड के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में। पार्सली में क्या होता है कि कुछ पार्ट उस बॉन्ड या डिवेंचर्स का वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो डिबेंचर्स में ही रहेगा और वो रिडीम होगा, जस्ट लाइक प्लेन वनीला डिबेंचर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है, ये
इसमें कोई फंक्शन नहीं होता कि ये शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ये एनसीडी, पीसीडी, एफसीडी, फुल्ली कन्वर्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो 1 साल से ज्यादा के लिए एक्सीड नहीं होते हैं, उन वो उसमें क्या क्या आते हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बाय बैंक। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू राइज डेप्ट फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ट्रेजरी बिल बाय गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनके अलावा बाकी जो है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर होते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड, मीन्स आप अपने देश में इशू नहीं करवा रहे हो बॉन्ड को, आप दूसरे देश में, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कौन देता है, रेगुलेटर इन रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू। आप यूएस में अगर बॉन्ड इशू करते हैं तो यूएस का रेगुलेशन होगा वहां पे, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड आर बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री। जैसे कोई इंडियन कंपनी है, वो दूसरे देश में अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हुआ, वहां की करेंसी अलग होगी। जैसे एग्जांपल है, फरवरी 2020 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो एसपीवी है जीएमआर का, उसने यूएसडी बॉन्ड इशू किया, ठीक है। उसमें ऑल्सो फीचर्स थे कि आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको शेयर्स में अगर नीडेड है, जरूरी है तो, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ इशूअर एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब कंपनीज क्यों ऐसा करती है कि फॉरेन, दूसरे देश में जाके क्यों ले रहे हैं, अपन फॉरेन में क्यों इशू कर रहे हैं। कंपनी इन इमर्जिंग मार्केट में प्रीफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी और करेंसी ऑफ अदर इकोनॉमिक मैच्योर कंट्री, ठीक है, जहां पे लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या है और यूएस में कितना है। तो इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, लेकिन डेवलप कंट्री जैसे जैसे यूएस है, वहां पे इंटरेस्ट रेट लो होता है, इसलिए फॉरेन में इशू किया जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप गए और आपने इशू कर दिया, उसके भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू कर दिया, लेकिन आपने किया डॉलर में और डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको लॉस होगा उसमें। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में आपको हेज लेना पड़ता है, हेजिंग करना पड़ता है, ठीक है, कि आपको फॉरेन करेंसी करेंसी रिस्क ना हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। एनी क्वेश्चन डाउट यू कैन आस्क मी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी का वेलकम है। आप जितने क्वेश्चन जितने बार पूछेंगे, वो मुझे बताने में उतनी ही खुशी होगी। नहीं तो वन साइडेड स्टोरी चले जा रहा है, सामने कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक बहुत से आप लोग कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ये सब वर्ड्स से आप फैमिलियर भी होंगे, ठीक है। फिर होता है एक्सटर्नल बॉन्ड या हेलो सर। मसाला बॉन्ड। यस यस, हेलो। हाँ यस, अभी आपने जो बोला ना कि लाइक इमर्जिंग मार्केट्स में जो रेट्स रहते हैं वो हाई रहते हैं। सो हाँ, वाइल जब ये फॉरेन करेंसी के बॉन्ड जब इशू होते हैं तो रेट्स डिसाइड होते हैं, लाइक कौन से कंट्री के रेट्स डिसाइड या वो एवरेज यूएस निकलते हैं का, उसका। यूएस का आपने बॉन्ड इशू किया यूएस में, राइट। तो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है, राइट। तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कम पेड करना होगा ना। अच्छा, मतलब जहाँ पे इशू हो, जिस कंट्री में इशू हो रहा है वहाँ का इंटरेस्ट रेट लगेगा वहाँ हाँ पे। हाँ 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 हाँ। ओके, एंड जैसे वो आप, जरा, हाँ सॉरी हाँ, या यस यस, पूछिए सर। या एक्चुअली सो ये एसपीवी का जो आपने बताया था ना अभी, हाँ इधर एक हाँ। बार फिर से बता देंगे फिर से। जैसे ये एसपीवी क्या है कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, उसका स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, ठीक है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने फरवरी 2020 में यूएसडी में बॉन्ड इशू किया था, डॉलर में। तो ये यूएस में उन्होंने इशू किया था ये, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट लो है, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पेड करना होगा, ठीक है। वही चीज है ओके, सेम, जैसे अंडरस्टूड। आप ओके। सेम अगर यहाँ पे करोगे, आप अभी मैं एफडी कराने जाऊंगा, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 7 या 8% पड़ेगा। लेकिन यूएस में कितना है, 4% है मे बी। अभी क्या रेट है वहाँ का, फेड ने कितना रेट अभी किया है,
3.4 है कि 3.75 है मे बी, ठीक है, तो उतना आपको पेड करना होगा। तो वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, इसलिए जो इमर्जिंग मार्केट होते हैं ना, वो ज्यादा प्रिफर करते हैं कि हम अपने बॉन्ड्स को दूसरी मैच्योर कंट्री में इशूड करें, ठीक है। तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम देना पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लो दे रहे हो, लेकिन आपने तो डॉलर में इशू किया है और डॉलर का प्राइस तो बढ़ा जा रहा है। तो डॉलर के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, आपको करेंसी रिस्क होगी। तो वो फॉरेन करेंसी रिस्क को क्या किया जाता है, हेज किया जाता है दूसरी लोकल करेंसी से, क्योंकि आपको तो लोकल करेंसी में उसको पेड करना है ना, लोकल से फिर डॉलर में कन्वर्ट करना होगा तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर सर? यस यस, अगर अंडरस्टूड। या अगर फॉरेन करेंसी बॉन्ड समझ में आया तो आपको एक्सटर्नल समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल बॉन्ड्स क्या होते हैं? डायरेक्ट इशूड बाय इशूअर एंड स्टॉक एक्सचेंज, और रेगुलेटर कौन है, सेम रिस्पेक्टिव कंट्री। लेकिन एक्सटर्नल बॉन्ड में क्या होता है, अ बॉन्ड इशू इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। जैसे कोई कंपनी है, उन्होंने बॉन्ड इशू किया यूएस डॉलर में, ठीक है, डिनोमिनेशन यूएस डॉलर में, लेकिन इशू कहाँ किया उन्होंने, कुवैत में। तो इंडियन कंपनी है जिसने डॉलर डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू किए, लेकिन कहाँ पे किए, कुवैत में। तो इंडियन का क्या हुआ, रुपीज, डॉलर हो गया यूएस, और कुवैत में इशू किया जहां पे कुवैत दिनार चल रही है। तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना, तो ये यूरो बॉन्ड या एक्सटर्नल बॉन्ड कहलाता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बट एक्सटर्नल बॉन्ड क्या है, मैंने बता दिया आपको, एक्सटर्नल है यूरो बॉन्ड, ठीक है। एक्सटर्नल बॉन्ड अगर इंडियन रुपीस में डिनोमिनेशन होगा तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो देश बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट डिनोमिनेशन क्या होगा, इंडियन रुपीस, ठीक है। देश से बाहर, हमारी कंट्री से बाहर हमने बॉन्ड इशू किया, वो इंडियन रुपीस में किया, तो उसे हम बोलेंगे मसाला बॉन्ड। और पहली बार किसने इशू किया था, आईएफसी ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 2014 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इशूड किया था। ये एग्जाम्पल तो नहीं पूछता है, लेकिन एक्सटर्नल और मसाला बॉन्ड क्या होते हैं ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर सर? इनकेस अगर सर हमें मतलब फॉरेन बॉन्ड्स और जो एक्सटर्नल बॉन्ड है उसमें अगर डिफरेंस बताना हो एक सिंपल हाँ, वर्ड्स में, तो मतलब कैसे हम लोग उसको डिफाइन करें? जैसे फॉरेन बॉन्ड में क्या है कि मैं यूएस गया, मैंने यूएस के डॉलर में इशू किया, ठीक है, मैं यूएस गया और मैंने इंडियन रुपीस में अगर उसे इशू किया तो वो मसाला बॉन्ड हो जाएगा। ओके, मतलब राइट, लाइक बाहर की कंट्री में जाके उनकी करेंसी में अगर हम लोग इशू कर रहे हैं तो फॉरेन हो हाँ, गया, और हाँ, वहां पे जाके खुद की करेंसी में कर रहे हैं तो मसाला मसाला बॉन्ड। हो गया, यस यस, मसाला। ये क्वेश्चन बस आता है, मैक्सिमम लोग तो डॉलर में ही प्रेफर करते हैं, और जो डॉलर है यूनिवर्सल, ऑल ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अभी डॉलर को ही एक्सेप्ट किया जाता है। इंडियन रुपीस में क्या है कि आप इंडियन रुपीस बोलोगे तो लोग, तो क्या है कि बॉन्ड को आप, यानी एक प्रैक्टिकली चीज है कि डॉलर ही ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। हाँ सर। हेलो। सर मेरे को एक डाउट था कि इफ आज पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे सो वेयर कैन आई एक्सेस द रिकॉर्डेड लेक्चर्स? वो एक्चुअली कल मिल जाएगा रिकॉर्डेड, कल सर ग्रुप में डाल के रिकॉर्डेड।
हाँ, थोड़े नेटवर्क इशू हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी में क्या है कि जो करेंसी रिस्क है वो इशूअर का है, लेकिन मसाला बॉन्ड में जो रिस्क है वो इन्वेस्टर का है। करेंसी रिस्क इन्वेस्टर के पास होता है। ठीक है। फिर होता है वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट। या तो सर जो एनी क्वेश्चन जीएमआर सर? ने दिए वहाँ पे, तो जीएमआर ने सर वहाँ लो रेट में क्यों दिए फिर? हाँ, जीएमआर ने जो बॉन्ड इशू किए सर, वो 3% 4% इंटरेस्ट पे क्यों इशू किए जब इंडिया में 8% मिल जाता? तो नहीं तो उन्होंने तो इशू किए है ना। आप उधार ले रहे हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट में जाएंगे कि हायर इंटरेस्ट रेट में जाएंगे आप? उसको कस्टमर को देना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टर्स को। हाँ, कष्ट। इसलिए हाँ, इसलिए कम में जैसे, देना, उसको फायदे। हाँ, हाँ, विन। हाँ, जैसे अपन क्या, हाँ, हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जैसे आप ये सोचिए कि दो बैंक है, एक बैंक मेरे को 4% में लोन दे रहा है, एक एक बैंक मेरे को 8% में दे रहा है। तो मैं 4% वाले में जाऊंगा, और दोनों में टर्म एंड कंडीशन सेम है। मेरे को तो कम बॉन्ड ब्याज क्या में सर, जहां पैसे मिल रहे हैं। जैसे, तो बॉन्ड लेने के लिए होते हैं क्या सर ये अमाउंट? हाँ, बॉन्ड हम खरीद नहीं रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं। जो इशूअर है ना, उसकी बात कर रहे हैं हाँ। यहाँ पे अपन। हाँ, जो इशूअर है ना, जैसे मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूं, तो मेरे को हाँ ब्याज तो मैं, पटाना पड़ेगा हर साल। आप तो आप इशू करें इन्वेस्टर तो हो तो पैसा तो आप आपका ज्यादा, हुआ ना। हाँ, हाँ, तो एज अ आप, इन्वेस्टर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट खोजेंगे, लेकिन एज अ बोरोवर मेरे को लोन लेना है तो मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को खोजूंगा। तो यहाँ जीएमआर बोरोवर है क्या सर? हाँ, जीएमआर ने पैसे इशूड करवाए ना लोगों को, उसको पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने विदेश में, फॉरेन फॉरेन डिनोमिनेशन में किया, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। वो वैसे इशू ये कर रहे हैं बॉन्ड। बॉन्ड इशू करें तो यस, इंटरेस्ट यस। मिलेगा उनको? इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, देंगे, वो इंटरेस्ट पेड करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये पे तो बॉन्ड करेंगे। एक्चुअली डिबेंचर वगैरह बॉन्ड्स सर, और, मतलब क्या है वो समझाना पड़ेगा। हाँ, बॉन्ड्स और तो डिबेंचर सर थोड़ा वही अच्छी है। तरह बता दो, पता नहीं चला। हाँ, तो ये जो इक्विटी का मैंने तो पता है बताया ये सर, जैसे बॉन्ड ही है। हाँ, हाँ, तो देखो, जैसे कोई बॉन्ड क्या ऑनलाइन। है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिफर करते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड में जो इन्वेस्टर होता है उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिफर करता है वो, लेकिन जो इशूड करता है वो चाहता है कि मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े। ठीक है, मैं इसीलिए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि एटलीस्ट आपको सभी चीजें डिटेल में क्लियर हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं और आने वाले चैप्टर्स में ये आपको कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है। नहीं सर, बॉन्ड डिबेंचर से एक बार बता दो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं स्टॉक्स? तो क्या सीधा बाई किए, सेल किए, मिल गए, ऑनलाइन मिल गए, हाँ, तो ये कहाँ से लेते हैं हाँ, बॉन्ड्स डिबेंचर वगैरह? ये जो बॉन्ड्स होते हैं जनरली पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं ना, वही केवल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। ये बड़े इंस्टीट्यूशनल ना डायरेक्ट खरीदते हैं। इसलिए जो इंडियन मार्केट है ना, उसमें आपको बॉन्ड्स ज्यादा नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो आपको यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दिखेंगे। लेकिन जो बड़ी कंपनीज के बॉन्ड होते हैं ना, उसको डायरेक्ट बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद लेते हैं। नॉर्मल जो पब्लिक होती है ना, उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो बॉन्ड्स एंड इसलिए डिबेंचर बोथ ये आर जो, सेम? हाँ, हाँ, यस सर, ये बताइए। बॉन्ड्स और डिबेंचर दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, देखिए, बॉन्ड्स क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। डिबेंचर्स में क्या होता है कि बॉन्ड एंड इक्विटी दोनों का का काम करता है वो। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में। सेम वैसी, ठीक है, उसमें दोनों के गुण होते हैं। जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें इक्विटी का भी गुण होता है और बॉन्ड का भी होता है। जैसे कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो डिबेंचर्स तो और बॉन्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस। इंडिया में कौन कौन से बॉन्ड है सर, कौन कौन सी कंपनी के इशू है? क्योंकि जो इंडिया में है, आपको देखिए, आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है,
और आपको बाकी गूगल करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के बॉन्ड्स आ रहे हैं, जैसे एनसीडी। ठीक है। और मैक्सिमम जो इंडिया में जो होते हैं वो एनसीडी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी कि वो कन्वर्ट नहीं होते शेयर्स में। हाँ, बॉन्ड बॉन्ड रहेंगे वो और permanent। हाँ, वो ऑल और पूरे लाइफ टाइम वो बॉन्ड रहेंगे। उनका एक टेन्योर रहेगा, आफ्टर दिस वो टेन्योर वो आपको जो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उतने पैसे आपको मिल जाएंगे वापस। हाँ, बॉन्ड में सर ये रेट फिक्स रहता है ना। हाँ, रेट फिक्स रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ में फिक्स नहीं होता है, उसको अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे। एक एक फिक्स भी होता है, एक फ्लोटिंग भी होता है। ठीक है। लेकिन जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो फिक्स वाला ही इशू करती है। हाँ। फिर होता है वारंट एंड कन्वर्टिबल वारंट। इसमें भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल होते हैं। इशूड कौन करता है? कंपनी। वारंट क्या रहता है? एक ऑप्शन रहता है कि मैंने आपको वारंट दे दिया है। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या दिया? वारंट दे दिया है। ठीक है, टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ इशूअर कंपनी। लेकिन कब? मैंने आपको वारंट दिया कि 100 रुपीज प्राइस में आप ये शेयर 2 साल बाद, यानी 2025 चल रहा है, तो 2027 में आप ये वारंट दिखाइएगा और इतने शेयर आप बाय कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन ये अपने मार्केट में ज्यादा अभी सक्सेसफुल नहीं है, या ज्यादा कंपनी ने इशू नहीं किया है। ठीक है। फिर होता है इंडाइसेस। जो मार्केट इंडेक्स होता है, एक इंडाइस क्या होता है? मार्केट को ट्रैक करता है, मार्केट को मूवमेंट को ट्रैक करता है बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे निफ्टी है। ठीक है। निफ्टी है, एनएससी निफ्टी, बीएससी सेंसेक्स, एमएससीआई एसएक्स 40। ठीक है। तो सेंसेक्स में क्या है? मार्केट कैप है, वेटेज इंडेक्स ऑफ 30 चूजन स्टॉक, यानी कि 30 स्टॉक का। एसएक्स 40 क्या है? 40 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक का है। और एमएससीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएससीआई। ठीक है। इसका फुल फॉर्म कई बार आता है, तो उसमें 40 स्टॉक होते हैं। निफ्टी में 50 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंडाइसेस कहलाता है। तो इंडाइसेस में जो स्टॉक्स है उसको कैसे चूज किया जाता है? सच एज लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एंड साइज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इन सब चीजों से सेलेक्ट किया जाता है शेयर्स को, कि निफ्टी 50 में कौन से शेयर्स रहेंगे। ठीक है। तो कुछ कॉमन इंडाइसेस क्या है? निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 500, बीएससी 500, 100, 500, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो मेजर यूज क्या है ये याद रखिएगा। मेजर यूज क्या है? जैसे सेक्टर वाइज आप देखे होंगे, बैंक निफ्टी है, एनएससी निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमसीजी है, या बीएससी बैंक है, बैंक एक्स है, बीएससी आईटी है। तो मेजर यूज क्या है इंडाइसेस का? जो इंडेक्स है कैन गिव अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एज अपोज टू असेट क्लास सच एज गोल्ड और डेब्ट। तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि साल भर में गोल्ड या जो बॉन्ड्स या डेब्ट है उन्होंने ज्यादा रिटर्न दिया कि हमारे इन्वेस्टमेंट ने ज्यादा रिटर्न दिया। ठीक है। अपन अपनी जो इक्विटी या फंड पोर्टफोलियो है उसको कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस का, कि यहाँ पे बात हो रही है पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो मैनेजर से अगर अपन ने अपना पोर्टफोलियो मैनेज कराया है तो वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं कि निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न दिया। ठीक है। और जैसे इंडेक्स का यूज क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, निफ्टी अच्छा कर रही है इसका क्या मतलब होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी, या निफ्टी आईटी अच्छा कर रही है, निफ्टी फार्मा अच्छा कर रही है, तो एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन कंट्री इज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स। ठीक है। तो रियल टाइम मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी पता चलता है इंडाइसेस से। ठीक है। इंडाइसेस एक्ट एज अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये एक क्वेश्चन आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, मेजर यूजेस ऑफ इंडाइसेस। मेजर यूज क्या है इंडाइसेस का? ठीक है। फिर होता है म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आप खरीद सकते हैं, डायरेक्ट इशुएंस बाई म्यूचुअल फंड, और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वहां से भी आप खरीद सकते हो। ठीक है। रेगुलेटर पैसे को अपन
एक ऑब्जेक्टिव के अनुसार, कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें अपने को क्या मिलता है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने जो फंड के द्वारा इशूड किया जाता है, और उस यूनिट की वैल्यू क्या होती है, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, उस यूनिट की वैल्यू होती है। तो जैसा पोर्टफोलियो चेंज होता है उसके अनुसार एनएवी भी उसका चेंज होते रहता है, रिफ्लेक्ट होते रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होता है कि आप कभी भी खरीद लो, कभी भी बाय करो, कभी भी सेल कर दो, एनी टाइम बाय एनी टाइम सेल, ठीक है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, फिक्स होता है टाइमिंग, लेकिन आप इसके यूनिट्स को सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। क्लोज एंडेड फंड को आप बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वो लिस्टेड होते हैं और क्लोज एंडेड फंड को मैंडेटरी लिस्ट किया जा, ठीक है। हेलो सर। ये क्वेश्चन आता है, यस यस, हेलो। ये जरा थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? ये जो आपने बोला ना भाई, यूनिट ऑफ कैपिटल क्लोज एंडेड फंड्स और ओपन एंडेड फंड्स में। हाँ, ओपन एंड मीन्स कि मैंने आज खरीदा और आज मैंने सेल कर दिया, इसकी कोई मैच्योरिटी या फिक्स टाइम या लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं ना, क्लोज एंडेड का एक लॉक इन पीरियड होता है कि एक टाइम के बाद ही वो आपको उसकी मैच्योरिटी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको आप बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स है, वो लॉक ही रहेगा, ठीक है। बाय और सेल आप स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हो क्योंकि वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है, तो लेकिन वो वो एक क्लोज काइंड ऑफ होते हैं, वो ऑप्शन ही लॉक इन हुआ ना वो होते हैं। मतलब सर? समझा नहीं यस, थोड़ा सा। वो एक फिर पार्ट वो ऑफ देखिए ऑप्शन ही ओपन, हुआ ना फिर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही काम नहीं किया ना फिर। ओ नहीं, काम वैसे ही किया, लेकिन देखिए ओपन एंडेड में क्या है, आज आपने बाय किया यूनिट, ठीक है, एन आपने एनएफओ खरीदा, आप समझिएगा बात। हाँ एन एक आज, एक मतलब एक सिनेरियो में देता हूँ, समझ लो एक एनएफओ आया हाँ इंडेक्स फंड। अब मैं उसको हाँ एनएफओ में अप्लाई किया, मुझे मिल गया, मुझे दूसरे दिन हाँ बेचना है, मैं बेच सकता हूँ, ये इसको क्या बोलेंगे, ओपन हाँ, एंडेड। ओपन एंडेड, लेकिन बेच कहाँ सकते हो आप, वापस उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होगा, हाँ क्लोज एंडेड में केवल मार्केट में वो सेल होगा अगर वो लिस्टेड होता है तब। आज एनएफओ मार्केट। लॉन्च हुआ क्लोज एंडेड का, ठीक है, एनएफओ कोई भी कंपनी ने लॉन्च हम्म। किया क्लोज एंडेड का, ठीक है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो तो उसको बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन ओपन एंडेड में आप वापस उस यूनिट को सेल कर सकते हो, यानी कि फंड उसको क्या बोलते हैं उसको, वापस आप उसको जो उसका एएमसी है वहां पे वो सेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, वो पर ये इन्वेस्टर बाय को तो सेल होते रहेगा। हाँ हाँ, सर दूसरा क्लोज इन्वेस्ट यस एंडेड फंड्स है, उसमें नए यूनिट्स इश्यू नहीं होंगे। ओपन एंडेड फंड्स में हाँ क्या है, नए इश्यूज होते रहेंगे, क्लोज एंडेड फंड्स में नए हाँ, नहीं होंगे, तो हाँ जितने का फंड है उतना ही हाँ रहेगा क्लोज एंडेड फंड। हाँ 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 हाँ, उसका तो जो यूनिट का जो प्राइस है ना, वो इस मार्केट में उसके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होगा। ये भी एक रहता है, ये लिस्टेड है बस, ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन क्लोज एंडेड ओपन एंडेड समझना जरूरी है। देखिए केवल उसमें एक अंतर है कि आप क्लोज एंडेड का एक फिक्स पीरियड होता है, फिक्स मैच्योरिटी होती है, ठीक है। आप ओपन एंडेड में ऐसा कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती, आज आपने बाय किया, कल आपको उसमें प्रॉफिट दिखा, कल आप उसको सेल कर दीजिए। लेकिन क्या होता है ईएलएसएस जब फंड ओपन किसके एंडेड, अंडर आता है फिर? किस कौन सा, ईएलएसएस फंड वो किसके अंडर आता फिर? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, जो ओके। टैक्स सेविंग वाला आप बात कर रहे हैं ना। हाँ ये उसको लॉकिंग रहता है ना, मतलब फिर हाँ वो क्लोज एंडेड हाँ, में वो आता है क्या लॉक इन फिर? रहता है, हाँ हाँ, नहीं वो तो उसका मतलब अगर आपको सर टैक्स अभी बेनिफिट चाहिए तो
टैक्स बेनिफिट आप अगर आपको उसका चाहिए तो वो उसका एक टाइम बॉन्ड रहता है, वो लॉक ही रहता है वो। ठीक है, वो ईएलएस से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, इसमें है शायद नीचे। सर मतलब इन ये शॉर्ट समझ में आया सर? क्लोज एंडेड फंड हाँ इन जैसे ही शॉर्ट होगा ना फर्क। मैच्योरिटी के बाद में ही हम सेल कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, मैच्योरिटी होने के बाद में ही हम बाय और सेल कर मैच्योरिटी सकते, सेल कर सकते हैं। मैच्योरिटी के हाँ हाँ, वो लॉक है उस समय के लिए वो। हाँ, तो ठीक है, जब म्यूचुअल फंड मैच्योर में होगा जैसे, तभी हम। हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ, वो वापस आपके सेम दिन खाते में आ जाएगा वो पैसा, जिस दिन उसकी मैच्योरिटी होती है ना, ओके। वो यानी कि सेम डे वो आप यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन या नेक्स्ट यानी कि सेम डे उस दिन आपके खाते में आ जाता है, उसके बाद वो उसमें आप ट्रे यानी कि उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कई ड्यूअल एडवांटेज फंड आते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते होंगे, कई ठो डेफ फंड आते हैं, उसका क्या होता है 3 ईयर 5 ईयर का लॉक इन रहता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो क्लोज एंडेड रहता है। लेकिन वो मार्केट में अगर आपको चाहिए, देखिए वो क्लोज एंडेड है लेकिन आप चाहते हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो वो क्या रहता है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है, तो जब आप चाहो उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ओपन एंडेड में क्या है, आप डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे भी सेल कर सकते हो एएमसी के थ्रू। ये क्वेश्चन आता है, कई कई बार आता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड से। क्लियर हुआ सर? ओपन क्लोज जी लिटिल सर। बिट कंफ्यूजिंग तो है, नो नो डाउट। ठीक है, इसमें देखिए द स्कीम डू नॉट हैव, कोई इसका फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्लोज एंडेड का फिक्स मैच्योरिटी होता है, और आप इसके कितने भी यूनिट बाय और सेल कर सकते हैं एनी टाइम, जो भी एनएवी का लिंक प्राइस है उसमें। ठीक है, लेकिन क्लोज एंडेड में क्या है कि मैच्योरिटी उसका फिक्स होता है, जो टाइम है 3 ईयर्स के बाद आपके खाते में ऑटोमेटिक आ जाएगा पैसा। ठीक है, और इसको अगर आपको खरीदने की इच्छा है कि आप हो सकता है आप बाय करना चाहते हो या इससे एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हो सकता है उसका प्राइस कम चल रहा है कि ज्यादा चल रहा है, उससे वो मैटर नहीं है, लेकिन आप उसको बाय सेल कर सकते हो, क्योंकि क्लोज एंडेड मैंडेटरी लिस्टेड होता है। यस, क्लियर सर? बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्या है कि अपन थोड़ा सा क्या है कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है ओपन क्लोज में बहुत ज्यादा। क्योंकि वो दोनों भी अगर बेचते और आते हैं ना, क्लियर, इसीलिए। दैट्स वाई। हाँ बट आपने कहा कि जो हाँ क्लोज एंडेड मैंडेटरी लिस्टेड है, तो लिस्टेड है मतलब हाँ वो एक्सचेंज पे बेचते हाँ आते हैं कभी भी। हाँ, समझ गया, वो ठीक। देख, इसका इसका रीजन भी है मैंडेटरी लिस्टेड होने का। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत अचानक पड़ गई, तो क्या करेंगे आप? हाँ, कोई भी तो एग्जिट वो कर लिस्टेड सकता है, है। उस एग्जिट कर लीजिए। जैसे कई ठो बॉन्ड है, मैंने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, राइट। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, हम्म। लेकिन वो जितने भी पब्लिक, देखिए जो इंस्टीट्यूशंस को बॉन्ड्स मिलते हैं ना, वो हम्म। लिस्टेड हो या ना हो, लेकिन रूल ये है कि जो पब्लिक डोमेन में जो बॉन्ड्स इशूड होते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है, उसको भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना कंपलसरी है। तो आप जब चाहो उस बॉन्ड से भी एग्जिट कर सकते हो, उसका भी एक टाइम होता है कि 5 साल का है। ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्जिट करना है तो स्टॉक मार्केट के थ्रू उससे भी आप एग्जिट बाय सेल कर सकते हैं। ये अभी आने वाली क्लासेस में इसको और डिटेल में अपन देखेंगे बॉन्ड्स का, तो मे भी वहां पे आपको ओपन एंड क्लोज एंडेड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है कि इस जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा एग्जांपल इसके प्रोवाइड नहीं कर सकता, नहीं तो मैं और डिटेल में इसको समझा देता आपको। ठीक है, फिर एक्स ईटीएफ होता है, ईटीएफ बहुत पॉपुलर है, इशूड बाय म्यूचुअल फंड, रेगुलेटर सेबी है, इन्वेस्टर इसमें इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। ठीक है, डायरेक्ट इशू होता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, और ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ईटीएफ क्या है? इज अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्ट फंड पूल बाय इन्वेस्टर टू ट्रैक अ इंडेक्स और कमोडिटीज और बास्केट ऑफ एसेट्स। ये सेम होता है इंडेक्स फंड की तरह। ठीक है, और इन द सेंस दैट इट इज पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट द इंडेक्स, इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, बट अनलाइक अ इंडेक्स फंड द यूनिट ऑफ ईटीएफ लिस्टेड भी होता है, ट्रेडेड भी होता है डीमेट में ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और उसका कंटिन्यूअस जो भी प्राइस
चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फायदा है, ईटीएफ प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, और ये पैसिव मैनेज फंड है, ठीक है। इसमें जो फंड मैनेजर का कॉस्ट है ना वो ज्यादा नहीं आता है, इसलिए एक्सपेंस रेस म्यूचुअल फंड से कम होता है इसमें ईटीएफ में। इसलिए आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ईटीएफ प्रिफर करते हैं, ना कि म्यूचुअल फंड। जो मार्केट में एक्टिव है वो मैक्सिमम ईटीएफ प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशो कम है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो ये ईटीएफ हो गया। अब देखिएगा प्रिफरेंस है, सर हाइब्रिड या उसमें स्ट्रक्चर फंड। यस, ये हाँ हाँ। एनएफओ क्या होता है सर? एनएफओ, जो एनएफओ बोला था आपने। जो एनएफओ होता है ना, जो न्यू लिस्टेड होती है ना किसी कोई फंड का न्यू फंड ऑफर जो होता है, जैसे हाँ सर। किसी म्यूचुअल, जैसे आईपीओ लॉन्च होता है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएफओ लॉन्च होता है। ओके ओके जैसे किसी स्टॉक का अपन एनएफओ देखते हैं, ये आईपीओ देखते हैं ना कि फर्स्ट टाइम लिस्टेड हो रहा है, सेम हाँ एनएफओ सर। लॉन्च होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा जियो और क्या ब्लैक रॉक ने मिलके एक एनएफओ लॉन्च किया है, उसको रीड करिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एनएफओ क्या है। ओके सर। जब फर्स्ट टाइम आप कोई म्यूचुअल फंड ला रहे हो मार्केट में, वो एनएफओ होता है उसका, ठीक है। या। फिर होता है हाइब्रिड एंड स्ट्रक्चर। तो प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस, अब ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है ना, प्रिफरेंस शेयर हाइब्रिड प्रोडक्ट है। एज देयर नेम इंडिकेट, ये स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, लेकिन विच है प्रिफरेंस ओवर कॉमन एंड ऑर्डिनरी शेयर्स एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। मीन्स आपको ये ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह ही है, लेकिन आपको प्रिफरेंस कहां मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं इक्विटीज के होते हैं, कुछ फीचर्स इसमें डेप्थ के होते हैं, ठीक है। तो प्रिफरेंस शेयर रिसेंबल इक्विटी एज अ प्रिफरेंस शेयर होल्डर आर कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इन्हें क्रेडिटर नहीं कहा जाता, ये शेयर होल्डर्स ही होते हैं। लेकिन जब इनको डिविडेंड देने की बात आती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो पेड इनको पहले किया जाता है। लेकिन डिविडेंड का मतलब ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन है कि आपको मिलना ही है, ऐसा कोई इसमें गारंटी नहीं है। जैसे इंटरेस्ट होता है ना बॉन्ड्स में, वो टाइमली पेड किया जाता है, तो डिविडेंड में ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन प्रिफरेंस, अनलाइक कॉमन इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। सेकेंड, राइट ओवर द रेसिडुअल असेट ऑफ कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो आपके पास रेसिडुअल असेट्स में भी आपका राइट नहीं होता है, वो राइट कॉमन इक्विटी शेयर्स जिनके पास है उनके पास होता है ना। प्रिफरेंस में आपको केवल डिविडेंड मिलेगा टाइम, यानी कि पहले। सेकंड, आपको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, रीपेमेंट आपको पहले मिलेगा, लेकिन रेसिडुअल असेट्स में आपको राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रिफरेंस शेयर में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का क्या ऐसा है, क्योंकि इसमें अपन प्री डिटरमाइन रेट ऑफ डिविडेंड पेड करते हैं, और कॉमन इक्विटी शेयर से पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। दो टाइप के होते हैं प्रिफरेंस शेयर, एक होता है क्यूमुलेटिव, जैसे अनपेड डिविडेंड जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव में अनपेड डिविडेंड जो होता है वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए सेम चीज आ गई आपको, अभी आपने बॉन्ड का पूछा था, डिबेंचर्स का पूछा था, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी शेयर्स में चेंज हो जाएंगे एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है। दिस सिक्योरिटी ऑल्सो हैज अ फीचर ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, दोनों के फीचर्स होते हैं इसमें डिबेंचर्स में। मीन्स आपको जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स में, तब तक आपको रेट या कूपन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलते रहेगा, ठीक है, लाइक एनी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जब कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको इक्विटी शेयर्स का जो हमें क्या बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन का जो फायदा है वो मिलेगा। ठीक है, जस्ट अभी अपन ने देखा था, फिर ये आ गया, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो एफसीडी क्या होता है, जहां पे पूरा फेस वैल्यू जो है डिबेंचर्स का वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में। पार्शियली पीसीडी क्या है, जिसमें आधा पोर्शन आपका बॉन्ड डिबेंचर्स में रहेगा, आधा जो पोर्शन है आपका इक्विटी में चेंज होगा। ठीक है, जो पोर्शन डिबेंचर्स में ही रहेगा वो टाइमली जब उसका रिडीम होने का टाइम आएगा तब उसमें आपको आपको पैसे उतने मिल जाएंगे। ठीक है, फिर होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आपके पास ऑप्शन है, आपको चेंज होना है तो ठीक है, नहीं होना है तो मत होइए। ठीक है, चेंज अगर आप चेंज हो गए तो आपको इक्विटी मिल जाएगा, या नहीं हुए तो आप एज अ प्लेन वनीला डेब्ट आपको कूपन मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, कि ऐसा नहीं है कि एफसीडी पीसीडी इशू हुआ तो उस समय आपको क्या क्या चीजें बतानी है, किस डेट में आप कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर, रेशो ऑफ कन्वर्जन क्या है, कि कितने शेयर्स आप इन्वेस्टर को एलिजिबल है, एक डिबेंचर्स के पीछे कितने शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड टू इन्वेस्टर ऑन कन्वर्जन, किस प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, डिस्काउंट में मिलते हैं, अब मार्केट रेट 100 चल रहा है, तो मार्केट रेट 100 चल रहा है तो हो सकता है आपको 60 या 80 रुपीज में मिल जाए, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो प्रपोज ऑफ डिबेंचर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कितने प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर इज द फैक्ट दैट कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजुअली हैव लोअर कूपन रेट। अब आपको पता है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर में लोअर कूपन रेट मिलता है। ठीक है, रेदर देन प्योर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक नॉर्मल बॉन्ड में आपको ज्यादा कूपन रेट मिलेगा एज कंपेयर टू कन्वर्टेबल। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं ना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाले, वो कूपन के लिए नहीं आते, नॉट ओनली फॉर कूपन, लेकिन वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी आते हैं। ठीक है, जब वो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो आपको अच्छे खासा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, इसलिए आते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो स्टेक होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि आपको कन्वर्जन में फ्रेश शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। ठीक है, न्यू शेयर इशू होते हैं। ठीक है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के स्टेक होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, एज मोर शेयर कम इन प्रोपोर्शन होल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर फॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। तो इन्वेस्टर इन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैव एडवांटेज ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, उनको इनिशियल स्टेज में क्या मिलता है, कूपन। ठीक है, लेकिन जब कंपनी अच्छा करने लगती है और जब कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर में तो उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है ऑन शेयर्स। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। ओके, फिर होता है, देखिए ये एक लास्ट है, इसको देख लीजिए आज के लिए, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर क्या होता है। ठीक है, ये केवल याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो डीआर्स क्या होते हैं, आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देश डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन लोकल मार्केट एंड आर डिनोमिनेटेड इन लोकल करेंसी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीआरस आर कंपनी और इन्वेस्टर डिलीवर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स टू अ बैंक। आप क्या किए, आपने स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने बैंक में डिलीवर कर दिया, बैंक ने उन शेयर्स को कस्टोडियन को दे दिया। ठीक है, जहां कंपनी डोमिसाइल है वहां पे। ठीक है, और बैंक ने आपको इशू कर दिया सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, इफ द इशूइंग कंपनी, अगर इशूइंग कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज को डिलीवर किया तो उसको स्पॉन्सर्ड डीआर्स कहते हैं, और वो लिस्टेड होता है एक्सचेंज में, जैसे एचडीएफसी या इन्फोसिस या टाटा मोटर्स, ये यूएस की कंपनी में जो लिस्टेड है, तो ये स्पॉन्सर्ड डीआरस हैं। ठीक है,
और जो कंपनी चाहती है कि उनके डीआर लिस्टेड हो, तो उनको लिस्टिंग एग्रीमेंट और जिस कंट्री में वो लिस्ट कर रहे हैं उनके लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। ठीक है। अगर कोई शेयर्स को इन्वेस्टर डिलीवर करता है बैंक को, तो वो अनस्पॉन्सर्ड डीआर्स होते हैं, और ये अनस्पॉन्सर्ड डीआर जो होते हैं ना, ओटीसी मार्केट में ट्रेड होता है। इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओटीसी मार्केट में अनरेगुलेटेड मार्केट। ठीक है। इसका डीआरस में टू वे फंजिबिलिटी होती है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ कंट्री इन्वॉल्व। पहला, आपने यूएस में लिस्ट करना है आपको डीआर, तो आपको यूएस का रेगुलेटरी प्रोविजन फॉलो करना होगा। ठीक है। द शेयर कैन बी बॉट इन लोकल मार्केट एंड कन्वर्ट इनटू द डीआर इन फॉरेन मार्केट। ठीक है। डीआर कैन बी बॉट एंड कन्वर्टेड इनटू द अंडरलाइंग शेयर विच सोर्स में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को डिपॉजिटरीज के थ्रू इशूड कर सकते हैं। ठीक है। टू रेज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम इंडिया थ्रू आईडीआर। अगर आप फॉरेन कंपनी हो, आपको इक्विटी कैपिटल इंडिया में इशू करना है, तो आपको आईडीआर इशू करना होगा। ठीक है। सेबी ने उसके गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। और फिर से आईडीआर, रिपीट करो। जैसे कोई फॉरेन ये कंपनी है अभी ये डीआर हो गया। डीआर हाँ, मतलब फिर से डीआर एक में बार। डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हाँ, आप डिपो इंडिया, अगर आप इंडिया में इशू कर रहे हो, फॉरेन कंपनी आ, है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का देखिएगा जाके। ओके, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड चार्ट। जो बैंक है, हम्म। ठीक हम्म। है, उसका आईडीआर इशू है इंडिया में। क्योंकि वहाँ की कंपनी यहाँ पे यहाँ पे लिस्टेड हो यहाँ रही पे है। उन्होंने, हाँ हाँ, उन्होंने अपने शेयर्स को जमा किए और डीआर उनकी लिस्टेड है। फॉरेन कंपनी ओके, इंडिया में, इंडियन मतलब कंपनी इंडिया वो में डीआर मतलब वो इशू इशू। हाँ, वर्किंग भी मतलब वर्किंग कर रही है ना यहाँ पे, नहीं, कि वर्किंग नहीं आपको सिर्फ इंडिया लिस्टेड हो से, रही है? हाँ, केवल लिस्टेड है। मतलब ठीक है। वर्किंग वर्क उसकी भी है, ब्रांचेस वगैरह स्टैंडर्ड नहीं है? चार्ट हाँ है ब्रांचेस ना, तो वही है तो ना, बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड। हाँ, हाँ जरूरी नहीं है उसका कि आप वर्किंग करो। हाँ एचडीएफसी हाँ। हो सकता है कि वहां ना हो, लेकिन उनको उनका ट्रस्ट है। टाटा मोटर्स, टाटा हम्म। मोटर्स का एडीआर है। तो फॉरेन अब ये कंपनी, डिपॉजिट कहाँ करेगी देखिए, शेयर्स? फॉरेन डिपॉजिट आपको बैंक में करना है। और बैंक इसके लिए कस्टोडियन को देंगी। कस्टोडियन क्या करेगा, जहां आपका डोमिसाइल है वहां से आपको डीआर इशू करेगा। ठीक है। इसको समझाओ थोड़ा, डोमिसाइल मतलब यहाँ पे मतलब क्या होगा इसका मतलब? डोमिसाइल्स मीन जहां पे कंट्री का एड्रेस हो। ठीक है। हम्म। बैंक कहाँ पे वो सिक्योरिटीज को प्लेस करेगी, कस्टोडियन अकाउंट इन अ कंट्री वेयर कंपनी इज डोमिसाइल, जहां पे कंपनी का ऑफिस है, जहां से कंपनीज है, जहां की इंडिया में कंपनी है। कहाँ होता इंडिया है ये की, ऐसी चीजें? इंडिया में नहीं होता ना सर। आप इंडिया में, आप, इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आई, अब उसको यहाँ नहीं, पे लिस्टेड होना है, मुझे ये समझ गया। तो मैं हाँ, अब ये कंपनी मतलब कहाँ डिपॉजिट कर रही है, मतलब इंडिया में ऐसी कौन सी बैंक, कौन सी भी बैंक में कर सकते हैं क्या, ऐसा है क्या, ये पूछना है मुझे। आप कोई जो स्पेसिफिक जो बैंक उसके लिए है, वहां पे आप देखिए, आप इंडियन में पहले मत समझिए, आप अमेरिकन में समझिएगा पहले। एक चलिए। एचडीएफसी बैंक है, करेक्ट। इन्फोसिस कंपनी, चलिए इन्फोसिस का एग्जांपल देता हूँ। हाँ चल, इन्फोसिस इन्फोसिस है, का वही। इन्फोसिस है, इन्फोसिस जो स्टॉक है, कंपनी है, उनको विदेश से पैसे अपना इक्विटी कैपिटल रेज करना है। तो उन्होंने क्या हम्म। किया, अपने जो शेयर्स हैं उनको वहां के हम्म। बैंक में जमा किया। राइट, हो उस गया इतना उस क्लियर। शेयर्स को, ठीक है, उस शेयर्स को, ठीक है, बैंक ने क्या किया, कस्टोडियन अकाउंट में प्लेस कर दिया। तो हम्म। कस्टोडियन अकाउंट कहाँ का, जहां की अमेरिका, कंपनी यूएस डोमिसाइल्ड का। है। ठीक है। ठीक है। अब आपने उसको जमा किया, उसके बदले आपको एक रिसिप्ट मिल गया, एक सर्टिफिकेट, कि आपने 10 लाख 50 लाख शेयर आपने हम्म। जमा किए, ये इसका डीआर है। ये अब डीआर हो गया, उस राइट। डीआर को, हाँ, उस डीआर को हम्म। आप चाहो तो हम्म। मार्केट में लिस्टेड भी करा सकते हो, लेकिन लिस्ट कराने के लिए आपको उस कंट्री का रेगुलेशंस फॉलो करना होगा, वहां की जो लिस्टिंग एग्रीमेंट्स है उसको फॉलो करनी होगी। ठीक है। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको अप्लाई करना होगा लिस्टिंग के लिए। और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट उस कंट्री के रेगुलेशंस जो हैं, जैसे मान लीजिए
इंडिया में सेबी है तो वहां का जो रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप लिस्ट हो जाता है। तो इन्फोसिस का आपने देखा होगा, एडीआर लिस्टेड है हम्म। इन्फोसिस का, हाँ, एडीआर। आईडीआर बढ़ के आता है वगैरह तो अपना भी शेयर ठीक है। ऊपर जाता हाँ, तो एडीआर है। और अपना जो शेयर है वो दोनों का प्राइस सेम होता है। अगर आप उसको डॉलर हम्म। से कन्वर्ट करेंगे तो सेम होता है। तो बस हम्म। एक तरीका है कि आप दूसरे देश में भी अगर आप डीआरस के थ्रू अपने शेयर्स को लिस्टेड कर सकते हैं। तो वहां जितने कस्टोडियन में जमा है वही शेयर में वो ट्रेडिंग होगी। उतने में ही होगा, हाँ उतने में ही हम्म। होगा। हाँ, तो सेम जैसे चल। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है, हम्म। उनको इक्विटी कैपिटल इंडिया में राइज करना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमा किया। लेकिन इंडिया में इंडियन कंपनी इशूड नहीं करेगी, फॉरेन कंपनी। यूएस में यूएस की कंपनी इशूड नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए एडीआर देखिएगा, यहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हम्म। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड एंड ट्रेडेड इन यूएसए। कहां पे इशूड हो रहा है, यूएसए में, और ट्रेड भी हो रहा है यूएसए में। लेकिन हम्म। वो कंपनी कौन सी है, नॉन यूएस कंपनी, हाँ। ठीक है, वो नॉन यूएस हम्म। कंपनी है, ठीक है। इसलिए इन्फोसिस को वहां पे अपन एडीआर बोलेंगे, एडीआर हाँ बढ़ के हाँ आया हाँ मतलब हाँ 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 इन्फोसिस वहां पे रेट हाँ। बढ़ गए तो समझ। हाँ, एडीआर आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। मैनी कंपनी अक्रॉस हैव इशूड एडीआर। तो विप्रो है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है, इन्होंने एडीआर इशू करके रखा। राइट। मीन्स मैंने अपनी कंपनी के शेयर वहां पे जाके बैंक में जमा किए, उन्होंने मुझे रिसिप्ट दे दी, और वो रिसिप्ट को मैंने लिस्ट करवा दिया वहां के रेगुलेशन को फॉलो करके। गॉट तो इट। ये हो गया, ठीक है, ये इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है। और सबसे ज्यादा अमेरिका का ही ये देन है ये एडीआर इशूड करना, क्योंकि इन्होंने ही अलाउ किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि यूएस मार्केट सबसे ज्यादा हाईली इवॉल्व मार्केट है। फिर हाँ, होता है इंडियन, 56%। या इंडियन डिपॉजिटरी क्या होता है, डीआर इशूड हुआ और इंडियन मार्केट में ट्रेड हुआ। लेकिन कौन से डीआर, नॉन इंडियन कंपनीज के, हम्म। नॉन इंडियन कंपनीज। तो स्टैंडर्ड जैसे चार्टर्ड बैंक की, सीमेंस हो गया, ये सीमेंस भी जैसे बाहर की है तो उसका भी आईडीआर ही रहेगा क्या फिर यहाँ पे? नहीं नहीं, वो वो आईडीआर के थ्रू नहीं है। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज बाहर की है, लेकिन ये हाँ। एक तरीका है। अगर आप डायरेक्ट लिस्टेड नहीं हो सकते तो ये तरीका है। हम्म। जैसे चलिए। एबॉट है और फाइजर हम्म। है, वो भी लिस्टेड हम्म। है, तो उनका एक अलग हम्म। क्राइटेरिया है। एक ये भी एक तरीका है, ठीक है। फिर अच्छा मतलब हांगकांग में, ये ये, सॉरी, अगर लाइक अभी कोई नॉर्मल पब्लिक को अगर कोई शेयर्स लेना है वो फॉरेन कंपनी का, तो वो ये हाँ डीआर के थ्रू ले सकते, राइट? हाँ, अगर आपको ओके। डीआर के थ्रू, लेकिन डीआर लिस्टेड हो तब तो। हाँ मतलब लाइक अभी इंडियन फॉर एग्जांपल मार्केट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है तो अपन वो जो डीआर के थ्रू हाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ले सकते हैं शेयर। ले सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए फेसबुक, गूगल, मीटा, ये सब कंपनीज के भी अगर डीआर इशूड हो जाते हैं इंडिया में, तो अपन उस कंपनी में भी ट्रेड कर सकते थे। तो उसको तो आईडीआर लाइक बोलेंगे ना यहाँ पे? हाँ, आईडीआर बोलेंगे, हाँ डीआर मैंने हम्म। बोला ना, वो आईडीआर हो जाएगा, हाँ। हम्म। तो अभी अगर सर लाइक अभी जैसे, आइडिया जो है वो अभी हम लोग हाँ मतलब अपने नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज से परचेस कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज से परचेस कर सकते हैं। तो अभी अभी लेकिन जो एक अगर, एक हाँ ऐप है, हाँ, राइट, एक आईएनडी मनी करके ऐप है जो जहाँ से हम लोग ना वो फॉरेन के अलग चीज शेयर्स है वगैरह वो। ले सकते हैं। हाँ वो, तो हाँ हाँ, उसमें भी वो अलग चीज है सर, वो अलग चीज। वो अच्छा, आईएनडी ओके मनी ओके, के थ्रू आप दूसरी का, यानी कि आप फॉरेन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं, राइट, वो अलग चीज है। लेकिन वो तो एक ट्रेडिंग ऐप है, वो ओके। एक ऐप है, यानी कि उसका एक अलग चीज है, ये अलग तो चीज इट है। इज काइंड ऑफ सेम बट हम लोग ये अपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। हाँ, ये एडीआर के थ्रू करते हैं, लेकिन अपन इसमें गारंटी कौन ले रहा है, सेबी लेगा ना गारंटी। अगर आईडीआर आप ओके ओके, बाय सेल कर रहे हो या एडीआर अगर वहां का है, तो उसकी गारंटी कौन ले रहा है, वहां का रेगुलेशन ले रहा है। आप आईडीआर बाय करते हो तो आईडीआर की गारंटी, मान लीजिए कुछ होता है तो सेबी है ना उसके लिए, सेबी के राइट। लिस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू है। लेकिन जिसमें लिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं है उसकी गारंटी कौन लेगा। फिर होता है वैसी हांगकांग की कंपनीज में, नॉन हांगकांग कंपनी अगर ट्रेड करना चाहती है हांगकांग मार्केट में, तो वो डीआर इशू करा सकते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी में कौन से आते हैं,
ऐसी तो कंपनीज, हाँ हाँ, नहीं कंटिन्यू करो। यस यस, यस सर, पूछिए सर। नहीं हांगकांग वो जो गिफ्ट निफ्टी है वो कहाँ पे होता है? वो तो इंडिया में आ गया है, हाँ गुजरात इंडिया में। में आ गया, हाँ हाँ इंडिया में आ गया राइट। पहले वो अलग जगह था। ये हांगकांग के हाँ स्टॉक मार्केट हाँ। की बात हो रही है यहाँ पे। हम्म। अगर आपको हांगकांग में लिस्ट करना है, जीडीआर किसकी है? यूरोपियन मेंबर्स की। क्यों है? और ये एक कंट्री से ज्यादा में इशू हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मेंबर्स के जितना रेगुलेशन है सबका कॉमन है, इसलिए जीडीआर हम्म। इशू होता है वहां पे। ठीक है। जीडीआर आपने देखा होगा, शायद रिलायंस का है क्या जीडीआर? हाँ मे बी, एक बार देखिएगा। जीडीआर इशू होते हैं, ठीक है। तो द कंपनीज हु शेयर आर ट्रेडेड एट डीआर गेट अ वाइडर इन्वेस्टर बेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। आप इंटरनेशनल मार्केट में वाइड हो सकते हो। इन्वेस्टर इन इंटरनेशनल मार्केट गेट टू इन्वेस्टेड इन शेयर ऑफ कंपनी दैट मे बी अदरवाइज हैव बीन अनेबल टू डू बिकॉज सेवरल रेस्ट्रिक्शन। अब आप इंटरनेशनल शेयर्स खरीद सकते हो इजीली, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं होगा। ठीक है। Investor get to invest in international stock through domestic exchange with their existing broker और local currency। ठीक है। होल्डिंग डीआरस में आपको इन्वेस्टर द राइट टू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम अंडरलाइंग शेयर्स। लेकिन डीआर में क्या नहीं होता है? वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगा। इशू ऑफ वोटिंग राइट टू डीआर होल्डर इज अंडर कंसिडरेशन सेबी एट प्रेजेंट। मीन्स आईडीआर इशू है तो आपको वहां पे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है। जनरल लिस्ट पे क्वेश्चंस कौन से आते हैं, मतलब बड़ा टॉपिक है। तीनों आते हैं, तीनों तीनों।